हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी की एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। शैकल्स एंड टाइज इसका टाइटल है। ये लिखा हुआ है इंग्लैंड और इंडिया के पहले खराब और अब सुधरते हुए रिश्तों पे। बहुत अच्छा लिखा हुआ है। देखो आज बहुत सारी ग्रामर है, बहुत सारे वोकैब के कॉन्सेप्ट्स है ना, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स है। अब जो भी आप सीखोगे इस क्विज पे आप अप्लाई करेंगे। आपको पता है अपनी क्लास में रोज क्विज होता है। जो जो आप सीखते हो लास्ट में आप उसको ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो आपने कितना सीखा। तो सब लोग इसको कोशिश करें। वीडियो के लास्ट में तो मैं आपको लाइव करवाने वाला हूं। शुरू करेंगे क्लास को, फुली एंथुजियास्टिक होकर के देखें, पूरे जोश के साथ। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है शैकल्स एंड टाइज। देखो शैकल्स का मतलब होता है जंजीरें, है ना, हथकड़ियां, और टाइज का मतलब होता है रिश्ते। कह रहा है जंजीरें और रिश्ते। अब इसका मतलब क्या हुआ? रिश्ते जो है ना जंजीर जैसे ही होते हैं। कभी कभी एक रिश्ता आपको जंजीर लगता है और दूसरा रिश्ता आपको वास्तव में रिश्ता लगता है। तो अब ये यूके क्या कर रहा है, इसका जहां पे रिश्ता हुआ करता था यूरोपियन यूनियन से, उसको तो इसने जंजीर समझ के तोड़ दिया और इंडिया से अब एक नई जंजीर बना रहा है जो रिश्ते की जंजीर होगी, है ना। इंडिया से नए रिश्तों को कायम कर रहा है और भी कई कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग इंडिया। समझ गए ना। तो बाकी दोनों ही रिश्ते हैं इसके। पहले वाले को तो उसने तोड़ दिया जंजीर बना के, और बाद वाले को अब ये और मजबूत कर रहा है इंडिया जैसी कंट्रीज के साथ। अब देखो ये शैकल्स नाम का वर्ड क्या है। मैंने आपको बताया जंजीर। जंजीर के लिए अपने पास वर्ड्स है बहुत सारे, हैंडकफ, चेन्स और आयरन्स। ध्यान रखें, आयरन मतलब लोहा, आयरन मतलब लोहा, और जैसे ही एस लगेगा इसका मतलब है जंजीर। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में अलग अलग मीनिंग रखते हैं। स्पोकन वाली क्लास में आजकल में एक वीडियो आने वाली है 10-15 मिनट में, सारे ऐसे वर्ड्स मैं करवाऊंगा जिनमें एस लगते ही उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। शुरू करें, चलो। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडिया एंड द यूके मस्ट नॉट अलाउ कंसर्न्स ऑफ द मोमेंट टू डोमिनेट देयर रिलेशनशिप। कह रहे इंडिया और यूके को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। मस्ट नॉट अलाउ, है ना। मस्ट यही बताता है किसी काम को करने की आपकी बहुत बड़ा रीजन या बहुत बड़ी मजबूरी। तो कह रहे इंडिया और यूके को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए उन कंसर्न्स ऑफ द मोमेंट को, उन चिंताओं को जो इस मोमेंट की है, जो इस पल की हैं। अच्छा, क्या अलाउ नहीं करना है कि वो डोमिनेट करें, वो हावी हों उनकी रिलेशनशिप पे। तो इंडिया और यूके के बीच में मोमेंट्री डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है यूके ने कोई बात इंडिया को पिछले 1-2 साल में बोल दी हो, या इंडिया से अच्छे से बात ना कर पाया हो, लेकिन इस चीज को आपस के रिश्ते पे हावी होने नहीं देना है। दोनों की बहुत लंबी पार्टनरशिप आगे चलने वाली है। समझ गए। सब्जेक्ट क्या आपका इंडिया एंड यूके, वर्ब क्या आपकी मस्ट नॉट अलाउ। सब्जेक्ट वर्ब हर रोज की तरह एक्वा ब्लू और पिंक कलर में मार्क्ड है। हर सेंटेंस के, देखो आप देख रहे हो ना पूरे एडिटोरियल में, हर सेंटेंस का आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। बहुत लोगों ने डेवलप की है चैनल पे आकर के, बहुत लोगों ने पेपर्स भी क्रैक किए हैं। इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है उनका, है ना, सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करके इंग्लिश को सीखने का। तो आप सब लोग भी सीख सकते हैं, कोशिश करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, एक समरी दे देता हूं आपको। समरी ये है कि अभी यूके के प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन को मोदी साहब ने बुला लिया है ना, 26 जनवरी की परेड पे। अब वो 26 जनवरी की परेड पे आने से पहले अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भी इंडिया भेज रहे हैं कि आप जाकर के सब इंतजाम देखाओ। अब ये वही यूके है जो पिछले 2-3-4 साल से इंडिया से ठीक से बात नहीं कर पाया, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन से अलग होने के काम में उलझा हुआ था, है ना। इसी बीच वहां पे जो इंडियंस रहते हैं उन्होंने CAA पे बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी थी जब इंडिया लेकर के आया था, तो यूके ने भी उनका साथ दिया था। तो इससे दोनों के रिश्तों में थोड़ी खटास भी आई थी। लेकिन अब जबकि ये बाहर हो चुका है यूरोपियन यूनियन से, ये चाह रहा है पूरी दुनिया में अपने रिश्ते बनाऊं, तो ये इंग्लैंड अब इंडिया से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों को टॉलरेंस से काम लेना चाहिए, दोनों ही कंट्री को संयम बनाए रखना चाहिए। इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। हाल के कंसर्न्स को रिलेशनशिप पे हावी नहीं होने देना है। समझ गए ना। लड़ाई लड़ाई माफ करो और आगे का बढ़िया सा कुछ रास्ता साफ करो। बस ये इसकी समरी है। टोन है इसकी ऑप्टिमिस्टिक, थोड़ा ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है। अब शुरू करने वाले हैं एडिटोरियल को। कुछ लोगों का क्वेश्चन है सर समझ नहीं आता, आप तो पढ़ा देते हो, लेकिन हमें कैसे पता लगे ये कैसे सब्जेक्ट है, कैसे वर्ब है? तो इसका जवाब है ग्रामर सीरीज।
जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारा का सारा बेसिक से आप सीख सकते हो, और आपको सीखना है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्जेस नहीं है ना, बस आपके डेडिकेशन ही चार्ज है इसका। अपने डेडिकेशन के साथ चैनल के होम पेज पे जाएं और होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट को चलाएं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 2 वीक में पूरा कर लो, फिर सवाल करना मुझसे क्यों आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। सब लोग कोशिश करेंगे इसको, है ना। इसी के नीचे प्रीमियम कंटेंट की दो प्लेलिस्ट हैं, जिसमें जैसे आपका बैंक का पेपर आ रहा है, एसएससी का पेपर आ रहा है, कैसे पेपर को सॉल्व करना है पूरे लॉजिक के साथ बताता हूं मैं, है ना। क्लोज टेस्ट को, पीक्यूआरएस को, आरसी को, हर चीज को कैसे करना है। तो इन प्लेलिस्ट के लिए आप मुझे मेंबर बन के ज्वाइन कर सकते हैं, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे करके, है ना, बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन रखता हूं मैं। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन पे प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करें। इस वीडियो में बताया गया जिनके कार्ड्स काम नहीं कर रहे हैं कैसे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। शुरू कर रहा हूं मैं। कह रहा हूं विद द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ द यूके's exit from the EU or Brexit ending this month, the Boris Johnson government is beginning to firm up its partnership outside its region, and British Foreign Secretary Dominic Raab's visit came with a declaration of the immediate and long-term goals for the India-UK relationship. लंबा सेंटेंस है पर बहुत ही टुच्चा सेंटेंस है, आराम से पढ़ सकते हो उसको। देखो कैसे पढ़ना है। कह रहा विद के साथ ही, अच्छा भाई किसके साथ, ट्रांजिशन पीरियड के साथ। ट्रांजिशन क्या होता है, बदलाव, पीरियड क्या होता है, दौर। कह रहे बड़े बदलाव के दौर के, अच्छा बड़ा बदलाव का दौर किसका है, यूके की एग्जिट का है, यूके के बाहर निकलने का है यूरोपियन यूनियन से, ईयू से, या जिसको हम बोलते हैं ब्रेक्सिट, है ना। ईयू से बाहर निकलना मतलब ब्रेक्सिट करना है, इसके लिए इंग्लैंड के लिए। कह रहा है इस ट्रांजिशन पीरियड के, जो कि है यूके की एग्जिट का यूरोपियन यूनियन से, इसके एंड होने के साथ ही, इस मंथ खत्म हो जाने के साथ ही। अच्छा हुआ क्या, कह रहा है जो बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट है ना, जो यूके गवर्नमेंट है, इंग्लैंड की गवर्नमेंट है, वो बिगनिंग हो रही है, वो तैयार हो रही है। अच्छा क्या करना, कि वो फॉर्म अप करे, मजबूत बनाए, स्टेबलाइज करे, है ना, संतुलन में लाए इसके उन पार्टनरशिप्स को, रिश्तों को, जो आउटसाइड इट्स रीजन है, जो इसके रीजन से बाहर है ना। तो यूरोप से बाहर भी अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करे, ऐसा वहां की गवर्नमेंट तैयारियां कर रही है। और जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी है, जिसका नाम है डोमिनिक राब, जिसकी दिल्ली की जो विजिट है ना, अब जो होने वाली है या हो चुकी है, कह रहे वो आई है एक डिक्लेरेशन की तरह, एक ऐलान की तरह। और ऐलान किसका, हाल ही के इमीडिएट और लॉन्ग टर्म गोल्स का। इमीडिएट मतलब 2-3 साल, और लॉन्ग टर्म मतलब 10, 12, 15 साल। तो कह रहे उस वो ऐलान है इमीडिएट और लॉन्ग टर्म गोल्स का, और वो है इंडिया और यूके के रिश्तों के। समझ गए, लंबा सेंटेंस पर पीस बाय पीस मैंने पढ़ा दिया। एक बार मैं फिर से ट्रांसलेट कर रहा हूं, किसी भी लड़के या लड़की का रहना नहीं चाहिए सेंटेंस। बदलाव के पीरियड के साथ ही, जो बदलाव है यूके की एग्जिट का यूरोपियन यूनियन से, और वो पीरियड जो खत्म हो रहा है, उसे खत्म होने के साथ ही इस मंथ बोरिस जॉनसन की सरकार शुरू कर रही है कि वो मजबूत बनाए अपने रिश्तों को यूरोप से बाहर, इस रीजन से बाहर। और ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी है जो डोमिनिक राब, उनकी जो दिल्ली विजिट है ना, वो यही बन के आई है, एक डिक्लेरेशन, जो कि है इंडिया और यूके की पार्टनरशिप के इमीडिएट और लॉन्गर टर्म गोल्स का। समझ गए। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब कितना जरूरी है। बोरिस जॉनसन की वर्ब है इज बिगिनिंग, राब की वर्ब है दिल्ली विजिट की केम, ठीक है ना। फॉर्म अप करना होता है किसी चीज को, स्टेबलाइज करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना, है ना। और मजबूत तब बनाते हैं जब आप पहले स्टेबलाइज होते हैं। एक फ्रेजल वर्ब है, फॉर्म का मतलब ही मजबूत होता है ना, और मजबूती लाना, फॉर्म अप करना। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, लेकिन ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। इसके सिनोनिम मैंने ऊपर लिख दिए थे, वो मैंने आपको बताया नहीं, यहां बता देता हूं, ठीक है। शिफ्ट बोल दो, चेंज बोल दो, ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो, और एक और ऐसा बोल सकते हो इसको, पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट, ये वर्ड आप बहुत बार देखोगे, पैराडाइम शिफ्ट। ऐसा शिफ्ट, ऐसा बदलाव जो पैराडाइम हो, जिसकी मिसाल दी जाए, है ना। पैराडाइम शिफ्ट होता है बहुत ही बड़ा बदलाव, बहुत थोड़े वक्त में, पैराडाइम शिफ्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन के सब सिनोनिम्स हैं ये। हिज विजिट वाज आल्सो टू प्रिपेयर द वे फॉर प्राइम मिनिस्टर जॉनसन्स इंडिया विजिट एज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे, एंड टू इनवाइट पीएम नरेंद्र मोदी टू यूके to the G7 and climate change COP26 summits next year। कह रहा उसकी विजिट जो थी ना, किसकी, डोमिनिक राब की, है ना। कह रहे इसकी जो विजिट थी वो इसलिए भी थी कि प्रिपेयर करे, तैयार करे रास्ते को। अच्छा भाई किसका रास्ता, पीएम बोरिस जॉनसन की इंडिया विजिट का, है ना। अब उनको बुलाया गया है तो उनकी इंडिया विजिट का रास्ता ये साफ करे इंडिया में आके। और कैसे होगी इंडिया विजिट, चीफ गेस्ट के तौर पे रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी पे।
कह रहा और इनवाइट करना मोदी साहब को यूके के अंदर G7 की समिट में और क्लाइमेट चेंज की समिट्स में नेक्स्ट ईयर अगले साल। तो ये दोनों मुद्दे थे, एजेंडा थे इसके जो है इंडिया विजिट के। आगे बढ़े, सिंपल सेंटेंस, हिज विजिट वर्ब है वाज। हाँ, कह रहा मिस्टर जॉनसन विल बी द फर्स्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट टू विजिट इंडिया आफ्टर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19. This will also be his first bilateral visit anywhere after Brexit, signaling the importance India and the UK give to this chapter in ties. कह रहे जो जॉनसन है, मिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं वो विल बी फ्यूचर में होंगे, और क्या होंगे भाई, पहले हेड ऑफ गवर्नमेंट, पहले किसी देश की सरकार के मुखिया। अच्छा, कौन से मुखिया? जो विजिट करेंगे इंडिया को कोविड-19 के स्प्रेड के बाद। तो कह रहे ऐसे इंसान होंगे बोरिस जॉनसन, कोविड-19 के बाद इंडिया में आने वाले पहले आदमी होंगे बाहर से। कह रहे और ये दिस विल ऑल्सो भी, ये साथ ही साथ होगा उसका पहला बायलैटरल विजिट, पहला दो तरफा विजिट कहीं भी ब्रेक्सिट के बाद, ब्रिटेन के EU से निकल जाने के बाद। और ये कैसे होगा? सिग्नल करते हुए इंपॉर्टेंस को, उस महत्वपूर्णता को जो इंडिया और यूके देते हैं इस चैप्टर को अपने रिश्तों में, अपने टाइज में। समझ गए? तो ये ब्रेक्सिट के बाद पहली बार कहीं जाएंगे वो इंडिया होगा, और कोविड के बाद पहली बार कोई इंडिया में आएगा वो जॉनसन होगा। तो कह रहे बस यही चीज बताती है दोनों देश और दोनों देशों के हेड ऑफ गवर्नमेंट्स एक दूसरे के नजदीक आने में, करीब आने के लिए कितना तुले हैं। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीजें आ जाओ। जॉनसन की वर्ब विल बी, दिस की वर्ब है विल ऑल्सो बी। सब्जेक्ट वर्ब पहली चीज है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, देखना उसको देना। इंडिया और यूके की वर्ब है गिव। यहाँ पे गिव्स है ना, अभी गिव्स लगाता तो आप बता देते सर इंडिया और यूके वो सब्जेक्ट है तो गिव्स नहीं, गिव आएगा। चलो अब इसमें देखने वाली चीज क्या है, सिग्नलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। दिस विल ऑल्सो बी, यहाँ पे विल ऑल्सो बी तो मेन वर्ब है, और सिग्नलिंग यहाँ पे एक साइमल्टेनियस एक्शन को दिखा रहा है। ठीक है ना, खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, तो हैविंग डिनर आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो हैविंग डिनर में हैविंग जो है ना वो बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। वैसे ही यहाँ पे सिग्नलिंग भी वही काम कर रहा है। इसको पकड़ना जरूरी है क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इससे। चलो आ जाओ। बायलैटरल होता है जो दो तरफा हो, आपने इस वर्ड को बहुत बार सुना है। ऐसे तीन वर्ड्स हैं, बायलैटरल, दूसरा है यूनिलैटरल, और तीसरा है मल्टीलैटरल। ठीक है ना, तीन वर्ड्स है। बायलैटरल मतलब दो तरफा, यूनिलैटरल मतलब एक तरफा, है ना, मल्टीलैटरल मतलब बहुआयामी, कई तरफा। जब आप कई काम ऐसे करते हो, कई कंट्रीज उसमें शामिल होती हैं तो वो मल्टीलैटरल काम होता है। जब आप दो कंट्रीज मिलकर कोई बातचीत करते हो तो बायलैटरल होती है। जब आप अपने देश में कोई डिसीजन ले लेते हो किसी से बिना पूछे तो होता है वो यूनिलैटरल। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन व्हाट ही कॉल्ड अ 10-year रोड मैप फॉर रिलेशंस, मिस्टर राव डिस्कस्ड with External Affairs Minister S. Jaishankar and Mr. Modi the upgrading of the 2004 India-UK strategic partnership to a comprehensive strategic partnership, which will envision closer military ties, cooperation and Indo-Pacific strategies, counter-terrorism and fighting climate change. लंबा सेंटेंस, सिंपल है। कह रहे इन अंदर, अच्छा भाई किसके अंदर? जिसको उसने कहा एक 10 साल का रोड मैप हमारे रिलेशनशिप का, हमारे रिश्तों का 10 साल का आगे क्या रोड मैप होगा, कह रहे उस चीज के अंदर, है ना, उस चीज की बात करते हुए ऐसा समझो। कह रहे इस चीज में ना, इस रोड मैप के अंदर राव साहब ने डिस्कस कर लिया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी और मोदी जी के साथ में। अच्छा भाई क्या डिस्कस किया? अपग्रेडिंग को ऊंचा लाने को, फिर से बेहतर बनाने को, उस 2004 की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, एक पुरानी स्ट्रेटेजिक संधि है हमारी यूके के साथ, 2004 की इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अच्छा अपग्रेड कैसे करना है? अपग्रेड करना है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ। ये अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं होगी, ये एक ऐसी पार्टनरशिप होगी जो कॉम्प्रिहेंसिव होगी, इसमें सब कुछ कवर्ड होगा, है ना, ट्रेड भी, मिलिट्री भी, डिफेंस भी, कल्चरल टाइज भी, सब कुछ। कह रहा है ये वो पार्टनरशिप होगी स्ट्रेटेजिक वाली जो कि विच एनविजन करेगी, परिकल्पना करेगी, विजुलाइज करेगी, और किसको? नजदीकी मिलिट्री रिश्तों को, कोऑपरेशन को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, और टेररिज्म को काउंटर करने को और फाइट करने को क्लाइमेट चेंज। समझ गए ना? तो ये इंडिया में आके क्या बोले राव जी कि भाई अपने जो 2004 का जो संधि की हुई है उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं, अपग्रेड करके उसको नया नाम देते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और इसमें सब कुछ आ जाएगा। अपने मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगे, है ना,
और अपना कोऑपरेशन होगा इंडो पैसिफिक जो है रीजन में, और अपने टेररिज्म को फाइट करेंगे और क्लाइमेट चेंज को भी कोशिश करेंगे उससे निपटने की। समझ गए? सिंपल सेंटेंस। देखने वाला क्या है, वर्ड आया एनविजन। विजन मतलब देखना, एनविजन मतलब आगे का देखना। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स है अपने पास आगे का देखने के लिए। विजुलाइज करना, परिकल्पना करना, एनविजेस करना, एंटिसिपेट करना, सबके सब ये एक दूसरे के सिनोनिम। जब आगे का सोच के कुछ प्लान करके आप कुछ करते हो ना काम, तो आप एनविजन कर रहे हो, आप अपने सफलता को एनविजन करके रोज पढ़ाई करते हो, ऐसा याद रखें इस वर्ड को, ठीक है ना। चलो आ जाओ। कॉम्प्रिहेंसिव होता है जिसमें सब कुछ शामिल हो, डिटेल्ड हो, एक्सटेंसिव हो। हाँ, कह रहे नाउ आउट ऑफ द यू ब्रिटेन इज ऑन अ मिशन to secure free trade partners, and after wrapping up nearly 20 trade deals including most recently with US, Japan, Vietnam that will take effect from January 1st, Mr. Johnson would hope to announce the start of talks on an India FTA during his visit. कह रहे अब नाउ, अब आउट ऑफ EU होने के बाद, EU से बाहर निकलने के बाद हुआ क्या, ब्रिटेन एक मिशन पे है, एक जो इसके पास एजेंडा है क्या, सिक्योर करने का फ्री ट्रेड पार्टनर्स को, है ना, दुनिया भर में फ्री में ट्रेड करने वाले दोस्तों को सिक्योर जो है महफूज करने का। और कह रहा है बाद में रैप अप करने के, बाद में कंक्लूड करने के लगभग 20 व्यापारिक रिश्तों को, ट्रेड डील्स को, जिसमें शामिल है सबसे हाल में आई यूएस, जापान और वियतनाम वाली, जो कि टेक इफेक्ट करेगी, जो कि असर में आएगी जनवरी 1 से, है ना, अगले साल से। कह रहे अब इस सबके होने के बाद, सारी दुनिया में ट्रेड डील्स को करने के बाद, जॉनसन जो है वो होप करेगा, वुड होप कि वो अनाउंस कर दे स्टार्ट ऑफ टॉक्स को, बातचीत की शुरुआत को इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। और कब? अपनी विजिट के दौरान। समझ गए ना। तो ये ईयू से तो बनती नहीं इनकी, यूरोपियन यूनियन से तो बाहर निकल गए, अपने पड़ोसियों से तो उन्होंने नाता तोड़ लिया। अब दुनिया भर में जो है नए दोस्त बना रहे हैं, पहले यूएस गए, अमेरिका गए, है ना, जापान गए, वियतनाम गए, अब इंडिया आ रहे हैं। समझ गए? वर्ड देखने वाले, रैप अप करना, किसी चीज को कंक्लूड करना, फाइनलाइज करना। जब मैं लास्ट सेंटेंस पे होऊंगा इस एडिटोरियल के, देन आई विल बी रैपिंग अप द सेशन। समझ गए ना, रैप अप करना मतलब किसी चीज को कंक्लूड करना। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंसेस है, ज्यादा खोने वाला इसमें कुछ है नहीं, है ना, खो मत जाना। कह रहा है हाईलाइट ऑफ इंडियाज रिलेशंस इन द नेक्स्ट ईयर विल बी क्लोजर कोऑपरेशन ऑन द कोरोना वायरस वैक्सीन विद द सीरम इंस्टीट्यूट set to produce and distribute the Oxford AstraZeneca vaccine in India, and then as part of the COVAX project to other developing countries। कह रहे जो हाईलाइट होगा, सबसे ज्यादा फोकस वाली चीज होगी, और किसकी भाई? इंडिया के रिलेशंस की। और कहां पे? अगले साल में। कह रहे वो विल भी होगी, वो हाईलाइट होगी क्लोजर कोऑपरेशन कोरोना वायरस वैक्सीन पे, है ना, सबसे ज्यादा कोऑपरेशन है कोरोना वायरस की वैक्सीन पे। और किसके साथ ही? के साथ ही विद सीरम इंस्टीट्यूट के सेट हो जाने के, तैयार हो जाने के, जो कि है प्रोड्यूस करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को इंडिया के अंदर। और देन फिर एक हिस्से की तरह कोवैक्स प्रोजेक्ट के अदर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, दूसरे जो है डेवलप होने वाली कंट्रीज के लिए। हुआ क्या है? ऑक्सफोर्ड है वहां की, है ना, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन बना रही है उसको इंडिया ही बनाएगा, उस वैक्सीन को इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा, है ना, ये तो इजाद करेंगे, इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा। तो कह रहा है हमारे रिश्तों की हाईलाइट्स यही होने वाली है, ब्रिटेन ने वैक्सीन इजाद की और इंडिया ने पूरी दुनिया को बना करके दी। तो यही होगा अगले साल कोरोना वायरस के ऊपर, और दोनों के रिश्तों का हाईलाइट होगा। सिंपल सेंटेंस। बढ़ते हैं आगे। इस वाले में थोड़े ग्रामर रूल्स आएंगे ना, ऊपर वाला बहुत सिंपल था। कह रहे द टर्न ऑफ अ न्यू पेज इन टाइज स्टैग्नेंट फॉर द पास्ट 5 years ड्यू टू ब्रिटेन्स ब्रेक्सिट प्रीऑक्यूपेशन इज वेलकम। कह रहे जो टर्न आया ना, जो मोड़ आया, टर्न मतलब मोड़, और किसके में भाई? एक नए पेज में, टाइज के अंदर हमने किताब का एक पन्ना मोड़ दिया है, रिश्तों में एक नया पेज, एक कोरा पेज दोनों कंट्रीज के सामने है। कह रहे जो टर्न आया ना, जो बदलाव आया, जो मोड़ आया, और ये उन रिश्तों में आया है जो कि स्टैग्नेंट रहे हैं, रुके रहे हैं पिछले 5 सालों से, है ना। अच्छा क्यों रुके हैं? ये रुके हैं ब्रिटेन की ब्रेक्सिट प्रीऑक्यूपेशन के कारण, ब्रिटेन के ब्रेक्सिट करने के काम के ऑब्सेस्ड हो जाने के कारण। प्रीऑक्यूपेशन वो होता है आपका जो एक ऐसा आइडिया हो जो आपके दिमाग में स्टक हो जाए। प्री ऑक्यूपेशन, आपने गाने का एक बोल आपको याद आ गया, है ना, अब वो बोल जो है, एक वर्ड जो है, उससे पूरा सॉन्ग आपको याद करना है। पूरा दिन आप दिमाग में ये सोचते रहोगे यार कौन सा सॉन्ग था वो, है ना, तो आप प्री ऑक्यूपाइड रहोगे उस थॉट के साथ।
वो थॉट आपका प्री ऑक्यूपेशन हो जाएगा। कह रहे 5 साल से ब्रिटेन भी ब्रेक्सिट नाम की इस थॉट के चक्कर में पड़ा था। प्री ऑक्यूपेशन के कारण दोनों के टाइज रुके हुए थे। कह रहे अब जो टर्न आया ना इज वेलकम, सब उसका स्वागत करेंगे। समझ गए ना? तो पहले ब्रिटेन थोड़ा सा व्यस्त था, थोड़ा सा बिजी था, अब वो हो गया काम, तो अब इंडिया पे फोकस करेगा। स्टैग्नेंट होता है रुका हुआ, मोशनलेस बोल दो, स्लगिश बोल दो या लिस्टलेस बोल दो। ये बहुत अच्छा वर्ड है लिस्टलेस, जिसमें जान ना हो, एकदम रुका हुआ मरा हुआ कहीं पड़ा हो ना, उसको कहते हैं लिस्टलेस। प्री ऑक्यूपेशन का सिनोनिम मतलब देख लेना, एक आइडिया जो आपके दिमाग में स्टक हो जाता है। कह रहे द रिलेशनशिप हैज फेल्ड टू प्रोग्रेस इन दिस टाइम डिस्पाइट विजिट्स बाय मिस्टर मोदी एंड फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे। कह रहे जो रिश्ता है ना वो नाकामयाब रहा है प्रोग्रेस करने में, है ना, वो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है इस वक्त के दौरान, बावजूद मिस्टर मोदी की विजिट के और फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे की विजिट के बावजूद, दोनों के आने जाने के इधर उधर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया पिछले 5 सालों में। वर्ड देखने वाला एक ही आया, सब्जेक्ट वो आपने मिला लिया, रिलेशनशिप की वर्ब है हैज फेल्ड, वर्ब है डिस्पाइट। देखो डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ और नॉट विथ स्टैंडिंग, तीनों एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड की 3 फॉर्म्स हैं, तीनों का मतलब होता है बावजूद। ध्यान रखने की क्या चीज है, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, नॉट विथ स्टैंडिंग में सिर्फ इसके आगे ऑफ आएगा और इसके आगे जरूर आएगा, बिना इसके ऑफ, बिना ऑफ के इंस्पाइट नहीं लिखा जाता है ना। तो यहां पे तो आएगा, इन दोनों में ऑफ मत लगाना। मैं बता रहा हूं फिर भी गलती करते हैं बहुत लोग, है ना, भूल जाते हैं, नोट्स नहीं बनाते। इन दोनों के आगे ऑफ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, डिस्पाइट और नॉट विथ स्टैंडिंग के, और इंस्पाइट के बाद हमेशा आएगा। तीनों का मतलब एक ही है। करे एज अ रिजल्ट लेस इंपॉर्टेंट इश्यूज such as visas and the fate of fugitive Indian businessmen in the UK have been allowed to dominate the narrative। कह रहे एक रिजल्ट के तौर पे इस पूरे प्रोग्रेस ना हो जाने के रिजल्ट के तौर पे जो लेस इंपॉर्टेंट इश्यूज है ना, जो कम इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे कि वीजा और जो भाग्य है, फेट है, नसीब है इस भगोड़े इंडियन बिजनेसमैन का, विजय माल्या का, यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, कह रहे ये जो इश्यूज है ना उनको अलाउ किया गया है कि वही डोमिनेट करे नैरेटिव को, दोनों के बीच के डायलॉग को, हमारी और यूके की स्टोरी को। तो कह रहे और तो कुछ कर नहीं पाए हम, है ना, बस यही डिस्कस करते आ रहे हैं इंडिया और यूके कि भाई वीजा कैसे देना है पंजाबियों को, गुजरातियों को जो यहां से जाएंगे, और कैसे भगोड़े बिजनेसमैन जो है माल्या को इंडिया में लाना है। सब काम को छोड़ के इंडिया और यूके पिछले 5 साल से सिर्फ यही बातें करते हैं। समझ गए ना? अब आ जाओ, इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। पहले वर्ड्स देखो, नैरेटिव, स्टोरी या डायलॉग, फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा, इसके लिए अपने पास फ्रेज है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब क्या होता है, फ्री, फ्री जो आजाद हो। अब भगोड़ा कौन है, वो एट लार्ज ही है ना, एक तरह से आजादी है वो, वैसे तो वो भगोड़ा है पर वो आजाद है, भाग रहा है कहीं इधर उधर, है ना, इसको स्केपी भी बोलते हैं। अब एट लार्ज से एक वो बनती है, इडियम बनती है जेंटलमैन, जेंटलमैन एट लार्ज। अब मैं ये है ना इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि इसका और जेंटलमैन एट लार्ज का कोई आपस में कनेक्शन आपको लगेगा नहीं। पहले तो आप सोच के मुझे बताओ जेंटलमैन एट लार्ज क्या होता है। सब लोग को 5 सेकंड दूंगा, जिनको याद है तो जरूर से बताएं जेंटलमैन एट लार्ज क्या होता है, फिर मैं बताता हूं ये इडियम बनी कैसे है। चलो डालना कमेंट सेक्शन में जिनको बताओ। जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है, बहुत लोगों को लगता है एक ऐसा आदमी जो भगोड़ा है, लेकिन जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब होता है अ पर्सन with lots of wealth, a huge wealth, ऐसा लिख देता हूं, a huge wealth but nothing to do। वास्तव में जेंटलमैन लाज वही होता है, आपके पास हजारों लाखों रुपए हो, बैंक्स में रखे हो, कुछ काम आपके पास हो नहीं, दोपहर में 1 बजे आप सो के उठते हो, है ना, शाम में पार्टी करते हो, देन यू आर कॉल्ड अ जेंटलमैन एट लार्ज। देखो ये बना कैसे है, वो जेंटलमैन है, वो पैसे वाला आदमी है जो एट लार्ज है, जिसके पास कुछ काम नहीं है, फ्री है। समझ गए ना? अब देखो ये हमेशा आपको याद रहेगी ये वाली इडियम, जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब क्या होता है। लेकिन अभी जेंटलमैन को निकाल दूं तो एट लार्ज का मतलब होगा फ्री, या इसका एक और मीनिंग होता है मोटे तौर पे। एट लार्ज का मतलब फ्री या मोटे तौर पे, तो याद रखें इस इडियम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेट का मतलब नसीब, भाग्य, डेस्टिनी, आउटकम, जो मर्जी बोलना उसको बोल दो। अब जो ग्रामर कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान दें। लेस और लेसर, लेस और लेसर 2 वर्ड्स है, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स हैं और आप गलती करते हैं दोनों वर्ड्स को आपस में कंफ्यूज करके। मैं आपके सामने रूल भी लिख दिया मैंने, नीचे रूल लिखा हुआ है, 4 सेंटेंसेज हैं, लेस और लेसर, चारों में से एक एक को आपको चूज करना है। सब लोग पहले कोशिश कर लो
फिर बताता हूं फॉर्मूला के साथ लेस और लेसर में से किसको आपको चूज करना है। चलो आराम से रोक करके देख लेना, अब समझो क्या मतलब होता है इन दोनों का। लेस है ना, लेस वो लिटिल की कंपैरेटिव फॉर्म है। लिटिल मतलब ना के बराबर, लेस मतलब कंपैरेटिव फॉर्म में ना के बराबर, लीस्ट मतलब बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल भी ना के बराबर। तो लेस, लिटिल, लेस, लीस्ट ऐसे बनती है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंदर ये जो ना लेस नाम का वर्ब। लेसर का मतलब है जो कम इंपॉर्टेंट हो, इसका एंटोनिम होता है ग्रेटर। हमेशा याद रखें लेसर का एंटोनिम होता है ग्रेटर। ग्रेटर मतलब महान, लेसर मतलब जो महान बिल्कुल भी ना हो या कम महान हो ना, लेसर इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट हो। तो इन दोनों में कंपैरिजन करना हो तो ऐसे करें, क्वांटिटीज के साथ में लेस को और किसी चीज की क्वालिटी कम क्वालिटी के साथ में लेसर को। अब देखो कैसे बनाएंगे। द मोर यू अर्न द लेस और लेसर सेटिस्फाइड यू बिकम। आपकी इच्छा होगी सर मोर को देख करके लेसर लगा देता हूं, द मोर द लेसर, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पे लेस भी कंपैरेटिव डिग्री है और आप बोल रहे हो जितना ज्यादा आप अर्न करते हो उतना ही कम सेटिस्फाइड होते हो आप अपने आप से। जितना ज्यादा आप पैसा कमाते हो ना उतनी कम संतुष्टि आपके मन में आती है। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। यहां पे कम सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, लेस इंपॉर्टेंट की नहीं हो रही, यहां पे हो रही है लिटिल लिटिल सेटिस्फेक्शन की, समझ गए ना। तो यहां पे कम के लिए, क्वांटिटीज के लिए लेस को यूज किया जाएगा, लेसर को निकाल दो। ठीक, अगला देखो। द फूल्स प्रीफर टू रन आफ्टर लेस या लेसर थिंग्स वाइल द वाइज चूज द ग्रेटर स्टफ। जो फूल्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं कि वो लेस या लेसर चीज के पीछे भागे, और जो समझदार होते हैं वो चूज करते हैं कि अच्छे माल की तरफ जो है वो उसको चूज करें, ग्रेटर स्टफ को वो देखें। फूल्स डिस्कस करते हैं इंसानों को, चीजों को, अच्छे लोग डिस्कस करते हैं आइडियाज को, थॉट्स को, बस यही इसका मतलब है। अब यहां मुझे बताओ क्या लेस थिंग्स की बात हो रही है, क्या कम थिंग्स की बात हो रही है? नहीं, बात हो रही है कम इंपॉर्टेंट थिंग्स की, समझ गए ना। तो लेस का कोई काम नहीं है यहां पे, यहां आएगा लेसर। अब आपको क्लियर हो जाएगा दोनों कैसे यूज होते हैं ना। लेसर का मतलब है कम इंपॉर्टेंट, जिसकी महत्वपूर्णता ज्यादा ना हो। लेस का मतलब है जिसकी मात्रा ज्यादा ना हो, क्वांटिटी ज्यादा ना हो। द विक्ट्री ऑफ इंडिया वॉज नथिंग लेस और लेसर देन अ मिराकल। जो इंडिया की विक्ट्री थी वो बिल्कुल भी कम नहीं थी, कमतर नहीं थी, एक मिराकल से, एक चमत्कार से। अगर कमतर की बात हो रही है तो लेस देन अ मिराकल। द जज गेव द मर्डर लेस और लेसर पनिशमेंट। जज सामने मर्डर को लेस या लेसर पनिशमेंट दी, दोनों ही सही हैं। लेस पनिशमेंट का मतलब है 10 साल की नहीं दी, 1 साल की दी, 20 साल की नहीं दी, 5 साल की दी, समझ गए ना, जितनी मिलनी थी उससे कम दी। और लेसर का मतलब है, लेसर का मतलब है कम इंपॉर्टेंट दी, फांसी की सजा नहीं दी, उसको दी उसने 5 साल की सजा, समझ गए ना। लेसर पनिशमेंट का मतलब है ऐसी पनिशमेंट जिसकी क्वालिटी कम है। अगर लेसर पनिशमेंट ना दी होती तो उसको बड़ी से बड़ी पनिशमेंट देता, ग्रेटर पनिशमेंट देता, शायद उसको फांसी पे, तख्ते पे लटका देता। तो दोनों ही सही हैं, दोनों का अपना अपना मीनिंग है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पर आपको पता होना चाहिए दोनों में फर्क क्या है ना। ये सेंटेंस अच्छे से आपको क्लैरिफाई करवाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आज के बाद कभी गलती मत करना, बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में लेस और लेसर पे। ओवर द पास्ट ईयर the MEA had responded sharply to the protest at the Indian High Commission in London over the Article 370 move in J&K and the Citizenship Amendment Act। पिछले साल के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिस्पॉन्ड किया था, प्रतिक्रिया दी थी शार्पली, बहुत ही तीखे शब्दों में। अच्छा, किसकी? उन प्रोटेस्ट की, उन धरने प्रदर्शनों की, आंदोलनों की जो इंडियन हाई कमीशन के सामने हुए थे लंदन में। और किसके ऊपर? आर्टिकल 370 को रिमूव करने के ऊपर और CAA एक्ट के ऊपर। तो लंदन के अंदर जो इंडियंस रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन एमिग्रेंट्स है, उन्होंने हाई कमीशन के सामने बहुत धरने दिए। तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री गुस्सा हो गई और यूके की सरकार से ही उलझ गई है ना। बहुत यूके की सरकार को भी भला बुला कहा कि आपने ऐसा इनको इजाजत क्यों दी। तो ऐसा हुआ पिछले साल। It was Britain's concerns about farmers' protest that sparked responses in New Delhi about interference in India's internal matters। और ये ब्रिटेन के कंसर्न्स थे, ब्रिटेन की चिंताएं थी फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के, जिन्होंने भड़का दिया रिस्पॉन्सेस को नई दिल्ली में उस इंटरफेरेंस के बारे में, उस दखल अंदाजी के बारे में जो इंडिया के अंदरूनी मामलों में है। तो फार्मर प्रोटेस्ट में भी ब्रिटेन ने बोल दिया कि इंडिया को, गवर्नमेंट को फार्मर्स से बात करनी चाहिए। इस पे भी इंडिया भड़क गया, स्पार्क कर दिया एक ऐसा रिस्पॉन्स इंडिया ने कि भाई हमारे मामले में ना उलझो।
होता क्या है, वहां पे बहुत सारे गुजराती, पंजाबी और तमिलनाडु वाले, तमिल वाले, मतलब ऑल इंडिया से लोग हैं। वो कुछ कहते हैं तो वहाँ की सरकार जो है ना उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि वो वहाँ के सिटीजन्स हैं और वोटर्स हैं। तो यहाँ हमारी सरकार जो इस चीज़ को समझ नहीं पाती और गुस्सा हो जाती है। कह रहा मिस्टर राब्स एक्सप्लेनेशन दैट समटाइम्स intense interest from the British Indian diaspora makes Indian politics a factor in British politics is a reminder of how closely linked the two countries remain। बहुत सिंपल सेंटेंस है और यही बताना चाह रहा है। कह रहा राव साहब ने भी यही एक्सप्लेन किया, राव ने भी यही समझाया दैट वो ये कि कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना ब्रिटिश इंडियन डायस्पोरा का, ब्रिटेन में रहने वाले इंडियन एमिग्रेंट्स का, है ना, इंडिया से ब्रिटेन में जाकर के वीजा लेने वाले लोगों का। कह रहा है कभी कभी उनका बहुत इंटरेस्ट होता है किसी चीज में, कह रहा है वो बना देता है इंडियन पॉलिटिक्स को एक फैक्टर ब्रिटिश पॉलिटिक्स के अंदर, ब्रिटिश की राजनीति के अंदर। कह रहा है ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये पूरी बात, कह रहा है ये एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाली चीज है कि कितना क्लोजली लिंक्ड दोनों कंट्रियां आज भी रिमेन है, बनी हुई हैं। तो ये राव ने भी बोला कि हमारे जो पॉलिटिशियन कुछ बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके इंडियंस उनको मजबूर करते हैं बोलने के लिए, तो आपकी इंडियन पॉलिटिक्स ब्रिटिश पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाती है। कह रहा है ये चीज बताती है दोनों कंट्रियां आपस में कितनी लिंक्ड है। डायस्पोरा का मतलब समझें, जो यहां से वहां गए हैं, प्रवासी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ प्रवासी है ना, ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स। डायस्पोरा का बिल्कुल उल्टा होगा, वहां के लोकल लोग, नेटिव बोल दो या एबोरिजिनल बोल दो, दोनों का मतलब होता है वहां की लोकल आबादी। कह रहा न्यू चैप्टर इन देयर पोस्ट कोविड-19 पोस्ट ब्रेक्सिट रिलेशनशिप वुड नेसेसरली इंटेल द यूके टू बी मोर सेंसिटिव टू इंडियाज कंसर्न्स एंड फॉर इंडिया टू बी लेस सेंसिटिव व्हेन ब्रिटेन एक्सप्रेसेस इट्स कंसर्न। कह रहा है जो नया चैप्टर है ना, नया अध्याय, जो लेसन है कोविड-19 के बाद और कब, पोस्ट ब्रेक्सिट के बाद, है ना, उस रिलेशनशिप का जो इंडिया की और यूके की बन रही है ब्रेक्सिट के बाद। कह रहे जो नया अध्याय है ना, ये जरूरी इंटेल करेगा, नेसेसिटेट करेगा, इस चीज को जरूर लेकर के आएगा। और किस चीज को, कि यूके बन जाए ज्यादा सेंसिटिव इंडिया के कंसर्न्स के लिए, और इंडिया के लिए क्या लेके आएगा कि इंडिया कम सेंसिटिव बने जब 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 जो ब्रिटेन है, यूके, एक्सप्रेस करता है अपनी चिंताओं को। तो कह रहा नया चैप्टर यही लेके आएगा, दोनों को यही सबक मिलेगा। यूके को यह मिलेगा कि ज्यादा टांग ना फंसाए इंडिया के मामलों में, है ना, और इंडिया को यह मिलेगा जब थोड़ी बहुत फंसाता है तो आप ज्यादा गुस्सा ना हो, वो इसलिए फंसाता है क्योंकि हमारे बहुत इंडियंस वहां की पॉलिटिक्स में अपनी पैठ बना करके बैठे हैं। समझ गए ना, तो दोनों का आपस में थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट जरूरी है। अब देखने वाला वर्ड आया एंटेल, न्यू चैप्टर की वर्ब है, वुड नेसेसरली एंटेल, नेसेसरली यहाँ पे एड वर्ब है ना। एंटेल का मतलब होता है समझो, टेल मतलब पूंछ, एन मतलब वर्ब बनाना किसी नाउन या एडजेक्टिव की। तो जब किसी को एंटेल करते हैं ना तो किसी चीज को पूंछ बना रहे हैं, और वो पूंछ होती है जो आपके पीछे पीछे जरूर आएगी। पूंछ का आपके पीछे आना नेसेसरी है, किसी जानवर की पूंछ तो उसके पीछे ही आएगी, है ना। तो एंटेल का मतलब होता है जैसे पूंछ किसी जानवर के पीछे आती है वैसे ही किसी चीज का जरूरी तौर पे दूसरी चीज का रिजल्ट बन के आना। समझ गए, हार्डवर्क एंटेल्स सक्सेस, सक्सेस हार्डवर्क के पीछे पूंछ बन के आती है। वैसे ही ये नया चैप्टर एंटेल कर रहा है इन दोनों चीजों को, ये चैप्टर बता रहा है कि ये दोनों चीजें जरूरी होंगी। इसके लिए अपने पास फ्रेजल वर्ब है कॉल फॉर या नेसेसिटेट, है ना, किसी चीज को जरूरी बनाना। समझ गए होंगे सिंपल एडिटोरियल आज का। जरूर से एक लाइक और एक शेयर दें। क्विज की तरफ बढ़ेंगे, चलिए लाइक्स में कंजूसी मत किया करो कंजूसो। अब आ जाओ क्विज को करते हैं, है ना। सेकंड वाला सिंपल, फर्स्ट वाला भी सिंपल, दोनों ही करवा देता हूं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डायस्पोरा। डायस्पोरा का एंटोनिम क्या है? अभी आया था वर्ड तो शायद 5 मिनट भी नहीं हुए, है ना। डायस्पोरा मतलब प्रवासी, प्रवासी रहने वाले लोग। अब देखो प्रवासी का उल्टा क्या होगा, नैरेटिव होगा। नैरेटिव मतलब डायलॉग, है ना, स्टोरी। जेंटलमैन एट लार्ज होगा, जेंटलमैन एट लार्ज मतलब रईस ज्यादा जिसके पास कुछ काम नहीं है करने को। फॉर्म अप होगा, फॉर्म अप मतलब फ्रेजल वर्ब है, संतुलन में लाना, मजबूत बनाना रिश्तों को, किसी भी चीज को मजबूत बनाना, है ना, बैलेंस में लाना। एबोरिजिनल होगा, एबोरिजिनल मतलब वहां का लोकल पर्सन, जो इंसान जहां पे पैदा हुआ था वहीं का होता है एबोरिजिनल। डायस्पोरा का बिल्कुल उल्टा है, डायस्पोरा तो बाहर से आने वाले लोग होते हैं। तो एबोरिजिनल जो है एक एंटोनिम है इस वर्ड का जिसका नाम है डायस्पोरा। इसको मैं मार्क कर देता हूं। फर्स्ट वाला देख लो, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट वाला देख लो। डैश यहां पे आएगा डिस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, नॉट विस्टैंडिंग। डैश द एडवाइजरी इश्यूड बाय द कोर्ट, द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू स्पेंड
its time on less or lesser issues instead of more important issues facing the country। कह रहा बावजूद उस एडवाइजरी के जो कोर्ट ने दी, बावजूद उस सलाह के जो कोर्ट ने सरकार को दी, हमारी सरकार अभी भी जारी है स्पेंड करना अपना वक्त कम इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, कम जो है कमतर इश्यूज पे जो कम इंपॉर्टेंट है, बजाय उन इंपॉर्टेंट इश्यूज के जिनको कंट्री आज फेस कर रही है। समझ गए ना? अब बावजूद के लिए क्या आता है? डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ और नॉट विथ स्टैंडिंग, तीनों ही आता है। तो डिस्पाइट ऑफ तो नहीं आता, तो फर्स्ट आपका आंसर नहीं है। तो या तो ये है या ये है या ये है। समझ गए मेरी बात को? तो इंस्पाइट ऑफ आएगा, नॉट विथ स्टैंडिंग आएगा या डिस्पाइट आएगा। अब दूसरा देखो, कम इंपॉर्टेंट इश्यूज की बात हो रही है, यहां पे कम इश्यूज की बात नहीं हो रही है, लेस इंपॉर्टेंट इश्यूज की बात हो रही है। तो उसके लिए वर्ड होता है अपने पास लेसर, लेसर होता है। तो यहां पे ये लेस है, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपका आंसर है सी एंड डी बोथ। ठीक है? नॉट विथ स्टैंडिंग द एडवाइजरी इशूड बाय या डिस्पाइट द एडवाइजरी इशू बाय, दोनों ठीक है। और स्पेंडिंग टाइम ऑन लेसर इश्यूज, यहां भी लेसर, यहां भी लेसर, बी एंड डी बोथ आर योर आंसर्स। जरूर से अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर बताएं। मुलाकात लूंगा शाम को। रोज एक स्ट्रक्चर डाल रहा हूं जो हम पहले कर चुके हैं और जो लोग नए हैं वो सीखे हैं ना। चलिए, साइनिंग आउट।